प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं अविनाश और आज इस वीडियो हम बात करेंगे एक लड़की की कुंडली के बारे में विश्लेषण करेंगे। 26 वर्ष की उम्र है और अभी पिछले फरवरी के महीने में इनकी शादी हुई है और वैवाहिक जीवन में समस्याएं खड़ी हो रही हैं। सासू माँ से नहीं बन रही है, पति से नहीं बन रही है, कई प्रकार के जो पारिवारिक झगड़े होते हैं उस तरह के हो रहे हैं। तो लड़की के परिवार वाले जो हैं उनको थोड़ा डर बना हुआ है, कहीं कोई वैवाहिक जीवन में कोई ज़्यादा समस्या खड़ी ना हो जाए, कोई तलाक जैसी नौबत ना आ जाए। तो हम इसमें बात करेंगे वास्तव में कुंडली में क्या योग है और ये भी देखेंगे कि लड़की की जो आजीविका का क्षेत्र तक कैसे रहेगा, लड़की की नौकरी वगैरह कुछ है या अथवा नहीं है। तो मीन लगन की कुंडली है, लगने जो आपके गुरु बनते हैं दशम स्थान में बैठे हैं, इससे ही आपकी कुंडली बली हो जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि लगन में आपका जब बल होता है, लगने से बली होता है, तो वो आपका बहुत ही अच्छा योग वहाँ पे बन जाता है। पूरी कुंडली जो आप जानते हैं कि जो लगन होती है कुंडली का वो मुख्य बिंदु होता है। कहते हैं कि गाड़ी में सबसे महत्वपूर्ण जैसे इंजन होता है उस तरह से वो आपकी लगन होती है। तो लगनेश लगन का बलि होना आवश्यक है। लगनेश आपको जो गुरु दशम स्थान में बैठ के ये बलि बनाते हैं। आपके चंद्रमा को देख रहे हैं, चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी है। ये तो केंद्र त्रिकोण का यहाँ पे राजयोग बनता है। चंद्रमा आपके पंचम के स्वामी यानी कि त्रिकोण भाव के, और आपके जो गुरु हैं दशम स्थान के और लगन के स्वामी है। केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनता है। सबसे पहले मैं आपको चलो वही आजीविका वाले क्षेत्र में बता दूं। जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु आपके पढ़ने वाले ग्रह हैं। गुरु को गुरु का दर्जा दिया गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अध्यापन के क्षेत्र में अध्यापक बनने के लिए, टीचर बनने के लिए गुरु का विशेष महत्व होता है। जिस प्रकार से, क्योंकि अध्यापक बनाने वाले ग्रह बुध, गुरु और शुक्र और चंद्रमा 4 ग्रह होते हैं, कला वर्ग में आते हैं उस तरह से। और पंचम भाव आप जानते हैं पढ़ने पढ़ाने शिक्षा का भाव होता है, नई चीज़ सीखने का भाव होता है। तो पंचमेश का संबंध जब दशमेश से बन जाए किसी प्रकार से युति दृष्टि से, तो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत होता है। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात ये होती है कि वो ग्रह आपके तकनीकी ग्रह नहीं होने चाहिए, कला वर्ग के ग्रह होने चाहिए। चंद्रमा, शुक्र, बुध और गुरु, इस तरह से। तो ये चंद्रमा और जो गुरु आमने सामने बैठे हैं, जहाँ 3 नंबर लिखा है वो चंद्रमा वहाँ बैठे हैं, और जहाँ 9 नंबर में गुरु हैं आमने सामने बैठे हुए हैं। तो ये केंद्र त्रिकोण का सबसे बली राज्य होता है। और पंचमेश और दशमेश का भी योग पड़ रहा, तो इस कुंडली से एकदम स्पष्ट ये हो जाता है कि लड़की अध्यापक बनेंगी। लड़की ने बीटीसी की है तो वो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, उन्हें प्राइमरी टीचर, वहाँ पर सरकारी नौकरी लग जाएगी। सरकारी नौकरी इसलिए लग जाएगी क्योंकि नवम स्थान में आपके सूर्य बैठे हुए सरकार के कारक ग्रह हैं, और चंद्रमा भी आपके सरकार के कारक ग्रह हैं। चंद्रमा रानी है, सूर्य राजा है, तो वो सरकारी नौकरी देते हैं। ये पंच महापुरुष राजयोग में आपका हंस योग यहाँ पे बन रही है दशम स्थान में गुरु। तो इस हिसाब से देखें तो आजीविका के दृष्टिकोण से ये कुंडली बली हो जाती है। हाँ ठीक है, ये तो कन्फर्म हो गया तो भाई आजीविका लड़की टीचर बनेगी, ये पक्की बात हो गई। आप इसके बाद देखें वैवाहिक, और हाँ ये नौकरी लगेगी कब? जब नौकरी तब लगती है जब आपकी दशाएं आती हैं। जैसे कि चंद्रमा योग बना रहा है, पंचमेश है, दशम स्थान को देख रहा है, जब चंद्रमा की दशाएं चलेगी तो उस समय पे लड़की की नौकरी लगेगी। विवाह के मामले में बात करें तो पिछले फरवरी के महीने में इनकी शादी हुई है। तो फरवरी, पहले बता दूं कि इस विवाह का योग कैसे बनेगा, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। वर्तमान में इनकी शनि की महादशा चल रही है, जो कि आपकी मार्च 2013 से लेकर मार्च 2032 तक चलेगी, और शुक्र का चल रहा है अंतर। तो क्या इन ग्रहों में विवाह कराने की क्षमता है, सबसे पहले ये देखना आवश्यक हो जाता है कि क्या ये ग्रह शादी करा सकते हैं। तो देखिए आपके सप्तम भाव को देखने वाले ग्रह, सप्तम भाव से संबंधित ग्रह जो भी होते हैं वो शादी कराते हैं। यहाँ पे शनि सप्तम भाव को देख रहे हैं, लाभ भाव के स्वामी है, 12 भाव के स्वामी है। इसके साथ कई बार क्यों, एक तो पूरा बेसिक नियम ही ये है कि जिस ग्रह की महादशा चले या अंतर्दशा चले उसका तो वो फल मिलता ही है। जिस भाव के वो ग्रह स्वामी है उसका फल मिलता है। जिस भाव को देखे, जिस भाव में और बैठे, उसका भी फल आपको परिणाम देखने को मिलेगा उस ग्रह की दशा अंतर्दशा में। इसके साथ ये भी नियम है कि उस ग्रह के नक्षत्रों में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और वो ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। यानी कि संबंधित ग्रह जिसकी महादशा या अंतर्दशा चल रही है उस ग्रह के नक्षत्र में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, उस नक्षत्र के उस ग्रह के नवांश में कौन से ग्रह बैठे हैं, उसी प्रकार से वो ग्रह कौन से ग्रह के नक्षत्र में बैठा है, कौन से ग्रह के नवांश में बैठा है। इस प्रकार से तो शनि को हम देखें, थोड़ा कंफ्यूज मत होना इसमें, मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। यहाँ देखें सूर्य वृश्चिक राशि में बैठे हैं 12 अंशों के, और अनुराधा नक्षत्र में तीसरे चरण में बैठे हुए हैं।
इसका मतलब यह है कि शनि की महादशा में आपको सूर्य का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। इसके साथ शनि अपने ही नक्षत्र में उत्तर भाद्रपद में बैठे हैं और केतु उत्तर भाद्रपद में आपके तीसरे चरण में बैठे हुए हैं। तो शनि की महादशा में शनि का रिजल्ट तो मिलेगा, सूर्य का मिलेगा और इसके साथ केतु का रिजल्ट मिलेगा। नवांश कुंडली में कन्या राशि में 6 नंबर जहाँ लिखा हुआ शनि बैठे हैं वो बुध की राशि होती है। तो शनि की महादशा में आपको बुध का फल मिलेगा और इसके साथ बुध की नवांश जहाँ मकर है 10 नंबर लिखा है शुक्र, वहाँ पे आपका शुक्र का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा शनि की महादशा में। तो भाई बुध जैसे मैंने बताया नवांश में कन्या राशि में बैठे हैं, तो कन्या राशि आपके सप्तम भाव में आ रही है। लगन कुंडली में सप्तम भाव मतलब आपका विवाह का होता है। तो इस प्रकार से कई प्रकार से देख सकते हैं। और शुक्र का भी रिजल्ट वो दे रहा है नवांश कुंडली के अनुसार। शनि शुक्र विवाह का कारक ग्रह होता है, इस कुंडली में अष्टमी भी है। तो शनि में विवाह कराने की क्षमता, गोचर में हम देखें तो जहाँ 10 नंबर लिखा वहाँ से शनि गुजर रहे थे और जन्म के शनि को तीसरी दृष्टि से देख रहे थे। गोचर का शनि, जब कुछ कुंडलियाँ ऐसी होती हैं, या ज़्यादातर कुंडलियाँ ऐसी होती हैं कि लड़की या लड़के का शादी कब होगी, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना देख लीजिए कि गोचर का शनि जब जन्म के शनि को तीसरी दृष्टि से देखता है तब विवाह के योग बन जाते हैं। उसी प्रकार से गोचर का शनि जब जन्म के शनि के ऊपर से गोचर करता है तब विवाह के योग बनते हैं। या फिर गोचर का शनि जन्म के शनि को दसम दृष्टि से देखता है, ये देर में विवाह के योग बनते हैं। और जब गोचर का शनि जब जन्म के शनि को तीसरी दृष्टि से देखता है तो वो ठीक ठाक उम्र पर, अब सही उम्र पर शादी के वहाँ पे योग बन जाते हैं। और भी विवाह के योग होते हैं वो अलग है, लेकिन ये पहली नज़र में कुंडली देखने का एक नियम है। तो वहाँ पे शनि की परमिशन मिल जाती रहेगा, गुरु का आशीर्वाद। तो गुरु आपके 12 भाव में कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं, तो जन्म के चंद्रमा को देख रहे हैं, चंद्रमा लगन होता है। मंगल को देख रहे हैं, मंगल आपका दूसरे भाव का स्वामी है। मंगल पुरुष पति का कारक भी माना गया, जैसे गुरु आपके पति के कारक ग्रह होते हैं, पुरुष ग्रह है, उसी प्रकार से मंगल को भी पति का कारक ग्रह माना गया है। और आपके गुरु 12 भाव से आपके जो जन्म का शुक्र है, जिसकी अंतर्दशा भी चल रही है, तो उसको भी देख रहे हैं। तो अंतर्दशा नाथ शुक्र है, शुक्र विवाह का कारक ग्रह है। तो पूरी कुंडली में शुक्र कहीं भी बैठा हो, वो उस स्थिति का रिजल्ट तो वो देगा ही देगा, लेकिन जिसका वो कारक ग्रह होता है उसका भी फल देता है। कोई भी ग्रह हो जिसका वो कारक है, जैसे शनि दुख का कारक ग्रह है और संबंधों को हमेशा विच्छेद करता है या सेपरेशन अलगाव करता है, तो वो उसके नैसर्गिक गुण हैं। उसी प्रकार से शुक्र आपका मनोरंजन, प्रेम, विवाह, दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह है। तो शुक्र किसी भी भाव का स्वामी हो, किसी भी भाव में बैठा हो, यदि बली है तो शुभ फल देगा, इससे संबंधित अपने कारक से संबंधित शुभ फल देगा। यदि कमजोर है तो कारक से संबंधित अशुभ फल देगा। तो शनि की महादशा में शुक्र के अंतर में ये विवाह का यहाँ पे योग बन गया। लेकिन उत्तर कालामृत जैसे ज्योतिष ग्रंथों में या अन्य कई ग्रंथों में एक नियम दे रखे हैं कि शनि की महादशा में शुक्र का अंतर हो अथवा शुक्र की महादशा में शनि का अंतर हो, दोनों में, और ये दोनों ग्रह यदि बली होकर बैठे हों तो राजा भी रंक बन जाता है। अथवा इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि आपकी जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति है उसके ठीक विपरीत स्थिति बन जाती है, दयनीय दुखदायी स्थिति वहाँ पे बन जाती है, यदि ये दोनों ग्रह आपके बलवान या ठीक ठाक स्थिति में बैठे हैं तो। इसके साथ ये भी है कि यदि शनि की महादशा हो और शुक्र का अंतर हो और ये दोनों ग्रह बुरी तरह से पीड़ित हों, पापी हों, अशुभ हों, तो इनकी दशा में रंक राजा बन जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देते हैं। इस स्थिति में हम देखें तो लगने जो आपके शुक्र है वो अष्टम भाव में अपनी ही राशि बैठे हुए हैं और शनि है आपके वक्री होकर बली है लगना बैठे हुए, हालांकि केतु के साथ दोष बना रहे हैं, लेकिन फिर भी इस कुंडली में शनि की महादशा में शुक्र के अंतर में अशुभ फल मिला। शादी तो यहाँ पे चटमगनी पट ब्याह जैसे होता है उस तरह से हो गई, मतलब कोई ज़्यादा लड़का वड़का देखने के लिए कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी और फटाक से शादी हो गई। लेकिन वो जो नियम जो आपको जो हजारों सालों से चला आ रहा है ज्योतिष ग्रंथों में कि शनि की महादशा में शुक्र का अंतर हो तो वो बहुत ही अशुभ फल वो देने वाला बन जाता है, या शुक्र की महादशा में शनि का अंतर हो। तो इसमें शनि की महादशा में शुक्र का अंतर, अब देखिए शुक्र अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अष्टम भाव होता है आपका दाम्पत्य जीवन कितने लंबे समय तक चलेगा, वैवाहिक अवधि कितनी है, पति सुख कितना है, तो वो अष्टम भाव इसका होता है। अब ये एक मान के चले गए शनि और शुक्र का एक तरह से एक प्लान बन गया कि भाई कोई अशुभ फल ही देना है तो किस मामले में इनको अशुभ फल देना चाहिए। तो विवाह के मामले को ये छिड़ रहे हैं बैठे उन भावों में, तो इन्होंने फटाफट बड़ी जल्दी शादी करा दी और फिर वो जो
अशुभ फल देने जैसी स्थिति थी वहाँ पे देने की वो कोशिश में कर रहे हैं। अब देखें, जैसा कि आप जानते हैं कि सप्तम भाव विवाह का, वैवाहिक जीवन का वहाँ पे होता है, जीवन साथी का होता है। तो नियम क्या है कि सप्तम भाव को यदि विच्छेद कराने वाले ग्रह, अलगाववादी ग्रह यदि देखते हैं तो जीवन साथी से अलगाव होता है, तलाक की स्थिति वहाँ पर बन जाती है। हालांकि तलाक जैसी स्थिति के लिए आपका अष्टम भाव पीड़ित होना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ दूसरा भाव जो होता है वो कुटुंब का होता है। जब दो परिवारों की मिलते हैं, जब दो लोगों की शादी होती है, दो परिवार मिलते हैं, तो वो उसका मान के चले, उस कुटुंब को, दूसरे वाले भाव को, और यदि वो पीड़ित हो तो वो बहुत ही अशुभ फल देता है विवाह के मामले में। और सप्तम भाव से अष्टम यानी जीवन साथी की आयु का भी होता है। तो दूसरा भाव महत्व होता है। चौथा भाव आपके पति पत्नी के बीच के प्रेम का होता है। तो जब चौथा भाव पीड़ित होता है तो पति और पत्नी में दोनों में प्रेम वहाँ पे खत्म हो जाता है। ये मुख्य भाव हो गए। अब इस कुंडली हम देखें, बेसिक नियम आपको फिर से बता दूं कि सूर्य, शनि, राहु का नियंत्रक और 12 भाव का स्वामी, जब ये 5 ग्रहों में से 2 या 3 ग्रह आपके किसी भाव, भावेश अथवा कारक तीनों को यदि पीड़ित, प्रभावित, युति दृष्टि से करते हैं तो उस भाव या भावेश से वहाँ पे विच्छेद वहाँ पे हो जाता है। इस कुंडली में देखें हम तो सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है, ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। अब इसको आप अंतिम ना समझें, तो सप्तम भाव में राहु केतु तो बहुत लोगों की कुंडली बैठे हैं और कोई दिक्कत भी वहाँ पे नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम इसको अपने घटकों में शामिल करेंगे। तो एक नेगेटिव पॉइंट कि सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है। अब इसको देख रहे हैं शनि। शनि मैंने पहले ही बता दिया, शनि अलगाववादी ग्रह है, तो सप्तम भाव में राहु, एक तो ये नेगेटिव, दूसरा सप्तम भाव को आपके शनि देख रहे हैं। शनि भी आपके वक्री वाले हैं, अगर सीधे मार्गी होते तो बात अलग थी। वक्री वाला शनि और ज़्यादा समस्या खड़ी करता है, देरी करता है, रुकावटें पैदा करता है। और इसके बाद ये शनि आपके 12 भाव के स्वामी है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि 12 भाव में पड़ती है, तो वो 11 भाव के भी स्वामी और 12 भाव के भी स्वामी। तो 11 भाव को तो रिजल्ट देंगे, उससे ज़्यादा वो 12 भाव का भी फल देंगे। तो 12 भाव मैंने आपको बता दिया, 12 भाव अथवा 12 भाव का स्वामी वो भी अलगाव का कारक होता है, अलगाव कराता है। तो इस शनि में दुगनी गुण हो गए, एक तो वो स्वयं अलगाववादी हो गया, दूसरा 12 भाव का स्वामी हो गया, तीसरा वो वक्री भी है, और चौथा वो केतु के साथ बैठ के दोष बना रहा। केतु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके अवगुण गुणों को, चाहे गुण हो अथवा अवगुण हो, उसके दोषों को या गुणों को बहुत वृद्धि कर देता है जिसके साथ वो बैठा हो। इस तरह से आप देखेंगे तो शनि स्वयं अलगाववादी, 12 भाव का स्वामी भी है, वक्री भी है, और केतु के साथ भी बैठा है युति में, और इसके साथ वो आपका जो मंगल है उससे वो दृष्टि से पीड़ित है। मंगल की अष्टम दृष्टि वहाँ पे पड़ी है आपके शनि पे। इस प्रकार से देखें तो शनि 5 प्रकार से अशुभ वहाँ पे हो रहा है। उस 5 प्रकार से अशुभ होने वाले ग्रह की सप्तम भाव पे दृष्टि है, और सप्तम भाव के कारक जो दशम स्थान में बैठा हुआ है, जो कारक मतलब गुरु जहाँ दशम स्थान में बैठे हुए हैं, जो आपके पति के कारक ग्रह होते हैं, उसको भी देख रहा है। तो शनि ने आपके सप्तम भाव को पीड़ित कर दिया, जिसमें 5 प्रकार से अशुभता है, जैसे मैंने आपको गिना दिया अभी। और सप्तम भाव के साथ आपके सप्तम के कारक गुरु को भी वो देख रहे हैं। ठीक, तो ये आप समझ सकते हैं कि शनि ने किस प्रकार से यहाँ पे अशुभ फल वहाँ पे दिया है। अब शनि की मैं एक विशेषता और आपको बता दूं कि शनि किसी कुंडली मान के चलिए राजयोग कारक ग्रह है, और वो तुला लगन है अथवा वृष लगन है, शुभ होके राजयोग कारक ग्रह बन गया है, वो स्थिति ठीक है उसकी। ऐसी स्थिति में वो आपके सप्तम भाव भावेश कारक को प्रभावित करता है, तब भी वो पति पत्नी को अलग कराएगा, उनमें सेपरेशन होगा। हाँ, ये स्थिति अलग हो सकती है कि वो यहाँ पे आप जो स्थिति है वो आपकी नेगेटिव है, नेगेटिव स्थिति के कारण वो अलग हो रहे हैं, यानी कि झगड़े होने के कारण अलग हो रहे हैं। जब शनि आपका राजयोग कारक होगा, फिर सप्तम भाव आवेश कारक को प्रभावित करेगा, उस स्थिति में आपके हो सकता है कि किसी मजबूरी के कारण अलग हों, जैसे कि जब नौकरी के कारण दोनों पति पत्नी अलग हो जाते हैं, या अन्य कोई शुभ कारण हो सकते हैं, लेकिन हाँ अलग होंगे, बस इतना आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने आपको गिरा दिया, सप्तम में राहु और सप्तम भाव को फिर से आपके शनि और कारक को देख रहे हैं। अब रह जाता है आपके सप्तम भाव का स्वामी बुध। सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा है, जहाँ 8 नंबर राशि लिखी हुई है, उसके साथ बैठे हुए हैं आपके सूर्यदेव, और इन दोनों का नियंत्रक जो है वो आपके 6ठे भाव में चला गया। जो मंगल है इसमें नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा भूमिका निभाएगा, क्योंकि जो मंगल की डिग्री है वो 21 डिग्री का है, और लगन जो उदय हो रही है वो 21 डिग्री की हो रही है, तो 6ठे भाव को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। तो
सप्तम भाव के स्वामी जो बुध बनते हैं वो नवम भाव में चले गए, उसके साथ सूर्य बैठे हुए हैं। तो जैसे मैंने आपको गिना दिया सूर्य शनि राहु, राहु का नियंत्रक 12 भाव का स्वामी, तो राहु को मैंने गिना दिया, शनि को मैंने गिना दिया, सप्तम भाव और सप्तम भाव के कारक दोनों पीड़ित हो गए। अब रह गए आपके सप्तम भाव के स्वामी, वो सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। फिर आपका सूर्य ऐसे वैसे सूर्य नहीं है, किसी शुभ भाव के स्वामी नहीं है सूर्य, वो आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं। तो छठे भाव के स्वामी के साथ आपके बुध बैठे हुए हैं और इन दोनों का नियंत्रक फिर से छठे भाव में आ जाता है। तो ये कारक भी जो सप्तम भाव के स्वामी हैं बुध, वो भी आपके पीड़ित हो जाते हैं। अब मैं आपको एक और नियम बताऊं कि छठा भाव जो होता है वो कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े के मामले को दिखाता है, या किसी भी रिश्ते में जो खटास होती है, जो एक मनमुटाव होता है, उसको वो दिखाता है। तो बीच में डिस्टर्बेंस हो गया, कोई बात नहीं। छठा भाव जो होता है वो लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी के मामले का होता है, और वो किसी रिश्ते को बीच में जो खटास होती है, मनमुटाव होता है, उसको दिखाता है। तो ये देखा गया कि सप्तम भाव के स्वामी का संबंध जब छठे भाव के स्वामी के साथ बन जाता है, युति दृष्टि से आपसी भाव परिवर्तन करने से, राशि परिवर्तन करने से हो सकता है कि जीवन साथी शारीरिक रूप से कुछ कमजोर हो, कुछ बीमारी लग जाए, अथवा तलाक जैसी स्थिति यदि कोई कुंडली में और बन रही हो, पूरी कुंडली देख के पता चलता है, तो उनका मामला कोर्ट कचहरी में चला जाता है, मतलब वैवाहिक मामले कोर्ट कचहरी में जाते हैं। उसी प्रकार से चौथा भाव आपके घरेलू मामलों का होता है, दोनों के पति पत्नी के जीवन की, पति पत्नी के आपसी प्रेम का होता है। तो जब चौथे भाव का स्वामी का संबंध छठे भाव से बन जाता है, युति दृष्टि से किसी प्रकार से बनता है, तो घरेलू मामले कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं। तो यहाँ पे चौथे भाव का और सप्तम भाव का दोनों का स्वामी बुध बनता है, वो छठे भाव के स्वामी के साथ आपके नवम भाव में बैठा है। कई ग्रंथों में आपके सप्तम भाव के स्वामी यदि नवम भाव में बैठे तो अशुभ माना गया है, यदि पीड़ित हो जाए तो। यदि शुभ स्थिति में है, बलवान है, तो भाग्योदय हो गया विवाह के बाद, और यदि अशुभ पीड़ित स्थिति में है तो विवाह के बाद भाग्य की हानि ही समझिए उसको, और तलाक जैसी स्थिति वहाँ पे आती है अशुभ पीड़ित होने में। यहाँ पे पीड़ित में गिनती होगी, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी आपके मंगल की राशि में, मंगल से कोई विशेष मित्रता बुध की है नहीं, और सूर्य के साथ में है, सूर्य छठे भाव का स्वामी है, ये नेगेटिव है, और आपके केतु की दृष्टि भी आपकी पड़ी हुई है बुध के ऊपर। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सूर्य शनि राहु 12 भाव के स्वामी बन के आपके शनि, इन्होंने आपके सप्तम भाव के स्वामी बुध और सप्तम के कारक आपके गुरु को पीड़ित वहाँ पे कर दिया। अब अष्टम की बात करें तो अष्टम भाव आपका पाप कर्तरी दोष में है, मतलब पीछे आपके सप्तम में राहु बैठे हैं और नवम में आगे शुक्र से आगे सूर्य बैठे हैं। तो विवाह का कारक, दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह, और अष्टम भाव जो मंगल स्थान होता है, ये दिखाता है कि पति पत्नी का वैवाहिक जीवन कितने लंबे समय तक चलेगा, उसका होता है, वो पाप कर्तरी दोष में है। तो ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो तलाक जब ही होगा जब आपका अष्टम भाव पीड़ित होगा। दूसरा भाव जो मैंने आपको बताया कुटुंब वाला भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसका भी आप देखें तो वो आपके छठे भाव में चला गया, तो ये नेगेटिव पॉइंट यहाँ बन जाता है। तो इस हिसाब से देखें तो कुंडली में बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति स्थिति बनी हुई है, ग्रहों की स्थिति विवाह के अनुकूल नहीं है किसी भी प्रकार से। यदि हम इसका नवांश कुंडली का और विश्लेषण करें तो नवांश कुंडली में जो जन्म कुंडली के जो सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं वो नवांश में आपके नीच के होकर बैठे हुए हैं, इस कुंडली में तीसरे भाव में नीच के होकर बैठे हैं, और उसको आपके शनि वहाँ पे देख रहे हैं। और इसका नवांश कुंडली को अगर एक अलग लगन की तरह हम इसका विश्लेषण करते हैं तो सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं जो कि तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, और छठे भाव के स्वामी आपको बुध बनते हैं, वो दोनों एक साथ बैठे हैं। मतलब इस कुंडली में, नवांश कुंडली में देखें हम तो छठे भाव और सप्तम भाव का संबंध बन रहा है। छठा भाव मतलब रोग बीमारी कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े का, सप्तम भाव विवाह के मामलों का होता है। तो यहाँ भी छठे का सप्तम का संबंध ठीक नहीं है, और चंद्र बुध की युति भी अशुभ फल देती है, जिसको आपके शनि देख रहे हैं, तो शनि भी यहाँ पे एक नेगेटिव परिणाम देंगे। इसके बाद देखें सप्तम भाव को गुरु देख रहे हैं, गुरु आपके तीसरे भाव के 12 भाव के स्वामी है। 12 भाव आपका सेपरेशन का होता है, जैसे मैंने आपको बताया अलगाव की उसमें गुण होते हैं। गुरु यहाँ पे बेशक शुभ ग्रह हो गए, लेकिन यहाँ पे अलगाव की स्थिति यहाँ पे बन गई, क्योंकि गुरु की मूल त्रिकोण राशि 12वें स्थान में चलेगी। इसके साथ और हम देखें तो अष्टम भाव को स्वामी बनते हैं सूर्य, बुध दशम स्थान में नीच के होकर चौथे भाव को देख रहे हैं। चौथा भाव ही तो होता है पति पत्नी के बीच के प्रेम का, घरेलू मामलों का, और चौथा भाव यदि पीड़ित हो जाए तो बहुत जल्दी तलाक होते लोगों के, क्योंकि एक छत के नीचे वो रह ही नहीं पाते। एक छत के नीचे रहने का ही भाव है चौथा भाव, और वो जब एक छत के नीचे रह नहीं पाएंगे
तो मामला खराब हो गया। और यहाँ पे जो अष्टम भाव का स्वामी है वो भी चौथे भाव को देख रहा है और मंगल केतु वहाँ पे देख रहे हैं। हालांकि मंगल अपने भाव को देख रहे हैं। इस प्रकार से देखें तो नवांश कुंडली में भी कुछ यहाँ पे स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ पे अशुभ स्थिति है। तो अब मैं आपको फिर से अब संक्षेप में बताऊंगा कि दशाएं आपकी चल रही हैं, मार्च 2032 तक चलेंगे आपके शनिदेव। तो ये इस बात की कन्फर्म मान के चलिए, इस बात पक्का आप समझिए, कन्फर्म समझिए कि जब तक आपके शनि चलेंगे वैवाहिक जीवन में खुशियाँ नहीं आएंगी। चाहे एक बार के लिए तलाक ना हो तब भी वैवाहिक जीवन में आपकी खुशियाँ नहीं आएंगी, क्योंकि शनि वहाँ पे अलगाव ही रखेंगे। क्या शनि स्वयं ही दुख के कारक ग्रह होते हैं। ये उदास इनकी प्रवृत्ति है और इस तरह से वो कुंडली में बैठे हैं कि सप्तम भाव को बुरी तरह से पीड़ित कर रहे हैं। तो वो वैवाहिक जीवन 2032 तक, मार्च 2032 तक वो अशुभ फल देने वाला रहेगा। शनि की महादशा वैवाहिक जीवन खराब रहेगा। अब इतने स्थिति के बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ऐसी स्थिति में दो रास्ते खोलते हैं। अभी तलाक हुआ नहीं है, क्योंकि ज्योतिष का यही एक मुख्य लाभ ले सकते हैं कोई भी व्यक्ति कि अभी इस तलाक हुआ नहीं है। तो ये जिसकी लड़की की कुंडली, यदि वो आपके ग्रहों के उपाय करे, सप्तम भाव से संबंधित ग्रहों के उपाय करे, तो वैवाहिक जीवन कुछ ठीक हो सकता है, बच सकता है। अन्यथा की स्थिति में फिर तलाक तो यहाँ पे क्लियर है ही, हो ही जाता है, क्योंकि शनि आपकी 32 तक चलेंगे, स्वयं नेगेटिव रिजल्ट देंगे। इसके साथ आपको सूर्य का भी फल देखने को मिलेगा। वो सूर्य छठे भाव का स्वामी है, नवम में बैठा है। छठा भाव कोर्ट कचहरी का होता है, नवम भाव भी न्यायालय का होता है। तो साफ संकेत इसमें नजर आ रहे हैं कि भाई विवाह के मामले कोर्ट कचहरी में जाने वाले हैं। कोर्ट कचहरी अब फटाफट बड़ी जल्दी इसमें शुरू होने वाली है। यदि उपाय ना किया जाए, उपाय में आप पार्वती मंगल स्त्रोत का जाप होता है, पार्वती मंगल स्त्रोत होता है, वो पढ़ना चाहिए, उसका जाप करना चाहिए निरंतर रोजाना। तो एक पार्वती मंगल स्त्रोत या जानकी मंगल स्त्रोत जो होता है उनमें से किसी एक का, मेरे हिसाब से पार्वती मंगल स्त्रोत ज़्यादा बेटर है, बहुत लाभदायक होता है। उसका निरंतर आपको नियमित पाठ करना चाहिए, वो आपको लाभदायक होगा। दशा में हम और बता दूं आपको एक चीज़ कि अभी शुक्र चल रहे हैं मार्च 2023 तक। शुक्र जब तक चलेंगे वैवाहिक जीवन में समस्या खड़ी रहेंगी। हालांकि ऐसा हो सकता है कि हाँ पति पत्नी में बातें होती रहें, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपके सूर्य आएंगे, आपके मार्च 2023 से लेके फरवरी 2024 तक 1 साल अभी रहेंगे सूर्य। वो छठे भाव का स्वामी है और सप्तम भाव और चौथे भाव के स्वामी के साथ नवम भाव में बैठा हुआ है। सूर्यदेव वहाँ बैठे हुए हैं, छठा भाव कोर्ट कचहरी। तो इस दशा में बड़ी संभावना है कि जो विवाह के मामला है वो कोर्ट में चला जाए, इस वाले सूर्य के अंतर में। तो ये आपका सूर्य की दशा के आपको नेगेटिव पड़ा, मैंने आपको बता दिया। पॉजिटिव रिजल्ट इसका ये हो सकता है कि हालांकि कोई वैकेंसी निकल आए और लड़की की सरकारी नौकरी में आपको सफलता मिल जाए, ये पॉजिटिव रिजल्ट हो गया। लेकिन जैसे ही चंद्रमा आएगा, फरवरी 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक चलेंगे, ये भी 1.25 साल, 1.5 साल चलेंगे। तो चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी है, तो वो यदि किसी प्रकार से यदि सूर्य की दशा में नौकरी नहीं लगती है तो चंद्रमा पंचम के स्वामी होकर राजयोग, आपके गज के सी राजयोग बना रहे हैं, जो गुरु को देख रहे हैं, दशम स्थान को देख रहे हैं, तो इस दशा में आपकी नौकरी लग जाएगी। और इसका एक और प्लस पॉइंट है, यदि किसी प्रकार से आपका सूर्य की दशा में यदि कोर्ट कचहरी का मामला नहीं बनता है, ये तभी संभव है जब आपके सूर्य के उपाय हों, पार्वती मंगल स्त्रोत का जाप हो, अन्य और कई प्रकार के उपाय होते हैं, वो उपाय करें तो पंचम भाव की दशाओं में संतान का योग वहाँ पे बन जाता है। तो अभी देखिए ऐसा देखा गया है कि इतनी जल्दी विवाह से मुक्ति या इतनी जल्दी तलाक व्यक्ति को लेना नहीं चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि पहले विवाह को बचाया जाए, कोशिश करनी चाहिए हमेशा। दोनों बच्चों को, लड़की हो लड़का हो, दोनों तरफ से। तो अभी शादी नई शादी है, 1 साल 1 महीना ही शादी को हुआ, 1-1.5 महीना। तो दोनों तरफ से प्रयास होने चाहिए कि भाई विवाह को बचाया जाना चाहिए। कोई दिक्कत, यदि कोई ईगो वाली प्रॉब्लम आ रही है, कोई और समस्या आ रही है, तो ग्रहों के उपाय उपचार करने चाहिए और आपसी समझौते से बचना चाहिए। यहाँ पे हमें इतना पता कि यदि शनि को उपाय हो जाए, पार्वती मंगल स्त्रोत के जाप हो जाए, तो शनि अपनी क्रूरता है, जो आपकी नेगेटिव रिजल्ट देने की क्षमता है, उसको कम कर देंगे। और यदि उपाय नहीं होते तो फिर वो निश्चित है कि भाई ये अष्टम भाव का जो छठे भाव के सूर्य है, उसकी दशा में कोर्ट का मामला शुरू हो जाएगा। और यही संभावना, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है जब छठे भाव की दशा चलती है
तो कोर्ट कचहरी के मामले निकल के आते हैं। और आपको यदि पता चल जाए कोर्ट कचहरी के मामले आने वाले हैं तो आप तुरंत उसके उपाय करें और कोर्ट कचहरी के मामले से बचें। जैसे ही वो दशाएं फटाफट निकल जाते हैं तो फिर वो मामला शांत हो जाता है। यदि ज्योतिष विद्या का आपको लाभ लेना है तो आप उपाय करने से बच सकते हैं। यदि उपाय नहीं होते हैं तो फिर वो समस्या खड़े हो जाएंगे। हालांकि दूसरे विभाग के लिए यदि कुंडली हम देखें तो सप्तम भाव का स्वामी जो बुध बनता है आपके नवांश कुंडली में नीच का होकर द्विस्वभाव राशि में डुएल नीचे में बैठा हुआ है, जिसको डुएल स्वभाव का ग्रह आपके गुरु देख रहे हैं और शुक्र भी आपके चर राशि में बैठा हुआ है। तो हालांकि इस कुंडली में 2 शादी का यहाँ पे योग भी है। और लगन में हम देखें तो लगन दूसरे भाव को आपके गुरु देख रहे हैं और दूसरे भाव के स्वामी को भी गुरु देख रहे हैं। तो दूसरे भाव और सप्तम हम दोनों विभाग के लिए होते हैं, तो यहाँ 2 शादी का भी यहाँ पे योग बन जाता है। लेकिन ये सब हमें बात अभी नहीं करनी चाहिए। वो उपाय यही है कि पहले भाई आपको विवाह बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। यदि विवाह तब भी कोई संभव ना हो तो बात अलग है, पहले हमें विवाह बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। सूर्य का अंतर यदि किसी प्रकार से निकल जाए तो फिर पूरा भरोसा है कि ये विवाह चलेगा और टिकेगा। यदि सूर्य की जो कुछ होना होगा इसमें सूर्य के अंतर में सब नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे 1 ही साल के भीतर। क्योंकि इसका एक और कारण मैं आपको बता दूं कि सप्तम भाव को स्वामी बुध बनता है। बुध बहुत ही शीघ्रगामी ग्रह है। यदि इसको तलाक देना होगा तो विवाह के 1, 1.5, 2 साल के अंतर पे इसके अंदर ही वो तलाक करा देगा। यदि आपके 1.5-2 साल निकल गए किसी भी प्रकार से तो फिर तलाक नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो कुछ भी होगा वो सूर्य की दशा में सूर्य के अंतर में सब कुछ हो जाएगा। सूर्य का अंतर निकल गया तो चंद्रमा के अंतर पर नौकरी के साथ साथ संतान भी वहाँ पर हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।